इस तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब? चलिए भाई क्लास से जुड़ जाइए और क्लास को प्यारे बच्चे कंटिन्यू किया जाएगा। तो एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि कैसे हैं आप सब, है ना? कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चे? बढ़िया है, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाई को कर रहे हैं। तो एक बार सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ेंगे और फिर प्यारे बच्चे क्लास को शुरू किया जाएगा। तो प्यारे बच्चे जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग आज जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 तत्वों का निष्कर्षण, हम उसके बारे में पहला लेक्चर ले चुके हैं। आज ये दूसरा लेक्चर है और हम ये कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। तो कल हम शुरुआत कर देंगे प्यारे बच्चों किसका? पी ब्लॉक का, जो हमारे पेपर के लिए कम से कम 20 से 25 नंबर लेकर आता है। तो उसको बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना? तो भैया सभी लोग कैसे हो? एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सब बढ़िया है, एकदम जैसे बोला जाता है ना कि एकदम बढ़िया है भैया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक ना? ऐसे बात करेंगे। थोड़ा सा जुकाम ज्यादा हो चुका है तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा ताकि आवाज बहुत ज्यादा क्लियर हो सकता है ना हो रही हो, तो सारी बातें आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। तो चलिए भाई सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाए, फिर क्लास को शुरू किया जाएगा। अच्छा चलिए सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे। तो जुड़ चुके हैं अंकेश कुमार, पल्लवी कुमारी, अयान, सोनू कुमारी, नीतीश, निराला, अच्छा शुभम कुमार यादव, चंचल कुमारी, पिंकी यादव, निखिल कुमार। मेरा डाउट क्लियर कर सकें क्या है भाई? शुभम कुमार यादव आपका क्या डाउट है ये बता सकते हैं आप? बढ़िया है सभी लोग। चले क्लास को शुरू किया जाए प्यारे बच्चों। रिवीजन पर भाई आप लोग विशेष ध्यान रखिए, वही आपके लिए फायदेमंद होगा प्यारे बच्चे, और आपको बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से हर एक बातें समझ में आती है। तो एक लाइन आप लोगों को सुनाते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे प्यारे बच्चे। गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है, गुजर रही है उम्र अभी जीना बाकी है, जिन हालातों ने पटका है जमीन पर, जिन हालातों ने पटका है जमीन पर, उन्हें उठकर जवाब देना अभी बाकी है। वक्त को करने दो अपनी मनमानी, वक्त को करने दो अपनी मनमानी, मेरा वक्त आना अभी बाकी है, चल रहा हूं मंजिल की सफर में, चल रहा हूं मंजिल की सफर में, मंजिल को पाना अभी बाकी है, मंजिल को पाना अभी बाकी है। तो चले प्यारे बच्चे क्लास को शुरू किया जाए और इस बात को याद रखेंगे बढ़िया तरीके से कि भैया अभी हम लोग मंजिल के सफर में चल रहे हैं। तो तमाम प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आती रहेंगी, है ना? तमाम समस्याएं मेरी जिंदगी में आती रहेंगी, तो उन समस्याओं से निपटते हुए हमको अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ना है, ठीक है? तो चलो भाई क्लास को शुरू किया जाए। देखिए पैनल पीडीएफ यूज करते इतना तो ज्यादा तो यूज तो करते नहीं, बाकी चीजें हम लिखकर ही बताते हैं, समझा देते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग इसको याद कर लीजिए करिए, ठीक ना? उसको याद करेंगे। अब आप सोचिए कि अगर हम पूरे दिसंबर भर में क्रैश कोर्स खत्म करके रिवीजन नहीं कराएंगे तब भी दिक्कत है। तो इतना तो ज्यादा हम लिखते नहीं, इतना ज्यादा टाइप नहीं कराते हैं। तो ये तो आप एक बार पढ़ चुके तो जल्दी से रिवीजन आपका ज्यादा हो सके इस तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट करिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। और यहां से जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि आयरन, जिसे हम बोलते हैं लोहे के निष्कर्षण के दौरान वात्या भट्ठी के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली अभिक्रियाएं, ठीक ना? क्या बोलेंगे? वात्या भट्ठी के जो लोहे का निष्कर्षण हम लोग करते हैं, इस लोहे के निष्कर्षण के दौरान उसमें होने वाली विभिन्न अभिक्रियाएं आपको लिखनी है। तो प्यारे बच्चे होता क्या है, उत्तर आप लोग लिखेंगे, है ना? इसका आपको क्या लिखना है? उत्तर लिखना है, ठीक ना? उत्तर आप सभी को लिखना है प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे भाई ध्यान से समझिएगा। भर्जित व निस्तापित अयस्क में, अब बातें नहीं, आप लोग पेन और कॉपी ले लीजिए और समझिए। भर्जित व निस्तापित, निस्तापित अयस्क, भर्जित व निस्तापित अयस्क में कोक, कोक व चूना पत्थर डालकर, व चूना पत्थर डालकर, है ना, चूना पत्थर मिलाकर, मिलाकर मिश्रण को, मिश्रण को वात्या भट्ठी में, वात्या भट्ठी में, वात्या भट्ठी में डाल दिया जाता है, वात्या भट्ठी में डाल दिया जाता है, डाल दिया जाता है। तो निम्नलिखित, तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है।
ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है कुल 5 नंबर का है, ये आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, वात्या भट्टी के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली अभिक्रियाओं, सिर्फ अभिक्रिया के बारे में लिखना है, चित्र नहीं बनाना है। अगर चित्र बनाने के लिए कहता तो हम चित्र बनाते, लेकिन चित्र बनाने के लिए नहीं कहा गया है। तो प्यारे बच्चे, इसके कितने भाग होते हैं वो ध्यान से समझिएगा। पहला भाग इसका होता है दहन खंड। क्या होता है? दहन खंड। सबसे पहला भाग है दहन खंड। अब अच्छा, दहन खंड में होता क्या है भाई, है ना, दहन खंड में होता क्या है, तो हम यहां पे लिखेंगे, यह भट्ठी का सबसे निचला भाग है। यह भट्ठी का सबसे निचला भाग होता है। सबसे निचला भाग होता है। निचला भाग होता है। भाग होता है। इसका तापमान 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। क्या बोलेंगे? 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। यहां कॉपर के दहन पर, यहां पर या फिर यहां पर कार्बन के दहन पर, कार्बन के दहन पर CO कार्बन मोनोऑक्साइड व CO2 बनता है, ठीक ना। क्या बनता है? यहां पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, है ना, कार्बन का दहन किया जाएगा और कार्बन के दहन से क्या बनेगा भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। महिमा कुमारी मेरी प्यारी बच्ची, कहीं पर 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और कहीं पर 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो प्यारे बच्चे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। यहां पर कोई दिक्कत आप सभी को नहीं होनी चाहिए। 1500 से 1600 भी हो सकता है, 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस होता है, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेनी। देखो, कार्बन का दहन होगा तो कार्बन प्लस O2, ये बन जाएगा CO2, ठीक ना। और ये जो CO2 बनेगा, ये पुनः कार्बन से क्रिया कर लेगा और दो चीज बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आसानी से हो सकता है, ठीक ना। बोलो, समझ में आ गया यहां तक आप लोगों को? हाँ मंजीत, क्या ज्यादातर थ्योरिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं? बिल्कुल भाई, थ्योरी से संबंधित ही इस लेसन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? जल्दी से बताएं आप सभी, ज्यादातर क्वेश्चन, कोई दिक्कत होगी तो जल्दी से बताएंगे आप सभी। हमने आपको बताया है ना, ठीक है भाई। देखो, यहाँ पे 1400 से 1600 भी लिख सकते हो, 1500 से 1600। आपको अगर आपको दिक्कत हो रहा है, आपके कहे मुताबिक कि सर 1500 ही लिखवाएं, तो 1500 ही कर दे रहे हैं, तो बाद में आप लोग दिक्कत होगी कि सर बोले हैं कि भाई गलत पढ़ा दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं और दूसरा अगली हेडिंग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। दहन खंड हो गया। दहन खंड के बाद आता गलन खंड। क्या आता है प्यारे बच्चों? गलन खंड। इसका जो दूसरा खंड है ना, गलन खंड होता है यहाँ पे। अच्छा, इस गलन खंड में गलाना क्या होता है? गलन खंड की कहानी होती क्या है प्यारे बच्चे, है ना। इसका तापमान, या फिर लिखेंगे इस खंड का तापमान, इस खंड का तापमान 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। 1300 डिग्री सेल्सियस होता है, जहां कार्बन व एफी का अर्थात कार्बन व लोहे का मिश्रण पिघलता है तथा भट्ठी के नीचे जाकर जमा हो जाता है। ये लाइन लिखना पड़ेगा, जाकर जमा हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? इस खंड का तापमान 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस होता है, जहां कार्बन व आयरन अर्थात सी व एफी का मिश्रण पिघलता है और तथा भट्ठी के नीचे जाकर क्या हो जाता है प्यारे बच्चे? जमा हो जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। बोलो, यहां तक बातें आपको समझ में आ गई? समझ में आ गया ना? चलिए अभी बताते हैं भैया, वात्या भट्ठी एक है ना उपकरण होता है। भट्ठी जो बोल रहे हैं एक उपकरण होता है ना। समझ गए? चलो आगे देखते हैं। जो इसके अंतर्गत जो अगला भाग आता है, मतलब अगला जो खंड आता है, उसे धातुमल खंड बोलते हैं। कौन सा खंड बोलेंगे यहां पर? धातुमल खंड। अब धातुमल खंड में होती कौन सी क्रिया है?
ठीक ना। यहां तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप लोग, है ना, बता सकते हैं आप लोग। चलिए भाई यहां पे हम देखते हैं इस खंड का तापमान, ध्यान से समझिएगा, इस खंड का तापमान, इस खंड का तापमान 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस, 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट अपघटित होकर, है ना, क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट अपघटित होकर, अपघटित का मतलब टूटकर, अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड CaO व CO2 बनाता है, CO2 बनाता है। ठीक है, यहां पर जो काम है प्यारे बच्चे, है ना, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaO यहां पर ये 800 डिग्री सेल्सियस पर अपघटित हो जाता है, तो ये बना लेगा कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्यारे बच्चों ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये पुनः अयस्क की अशुद्धियों से क्रिया करेगा। तो यहां पे लिखेंगे CaO कैल्शियम ऑक्साइड अयस्क की अशुद्धि, अयस्क की अशुद्धि, अयस्क की अशुद्धि FeO से क्रिया करके, FeO से क्रिया करके, से क्रिया करके FeSiO3, FeSiO3 फेरस सिलिकेट का धातुमल बनाता है, फेरस सिलिकेट का धातुमल बनाता है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़िए प्यारे बच्चे, आसान हर एक बात है यहाँ पे, कठिन कुछ नहीं है भाई। CaO प्लस, अच्छा यहां पर सिलिका की अशुद्धि, सॉरी प्यारे बच्चे, यहां पर जो अशुद्धि होगी वो सिलिका की अशुद्धि होगी, कैल्शियम SiO3 की, ठीक ना। जबकि O यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड की अशुद्धि, सॉरी प्यारे बच्चे, धातुमल के रूप में जो बनेगा CaSiO3 बनेगा, और यहां पर होगी अशुद्धि SiO2 की। ठीक है सॉरी प्यारे बच्चे। हाँ, इसका टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है क्या, प्लीज बताइए। टेम्परेचर थोड़ा बहुत इधर का उधर लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी बताते रहे हैं। देखो यहां पर अशुद्धि के रूप में SiO2 होगा तो बनेगा प्यारे बच्चों SiO3, यहां पे हो जाएगा, ये बन जाएगा COSiO3, इसे बोलेंगे कैल्शियम सिलिकेट, ठीक ना। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, कैल्शियम सिलिकेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आपका धातुमल खंड, स्लैग जोन, है ना, स्लैग जोन। अब यहां तक समझ में आ गया भाई? यहां पर समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ऑर्गेनिक मुश्किल से 12 तारीख संभवता, है ना, 12 तारीख से आपका शुरू हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12 के बाद शुरू हो जाएगा। SI, है ना, सिलिका का सूत्र SiO3 नहीं होता प्यारे बच्चे, SiO2 होता है, ठीक ना। अब से एक SiO3 नहीं होता, SiO2 होता है। बस भैया कुछ करना नहीं, धातुमल खंड में एक कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है और वही कैल्शियम कार्बोनेट अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक ना। ये टूटेगा तो CaO बनाएगा और CO2 बनाएगा। ये जो CO2 है एक गालक के रूप में कार्य करता है जो अशुद्धि SiO2 से क्रिया करके धातुमल में बदल जाता है, ठीक है ना, तो ये इसमें बदल जाता है। चलिए भाई इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं जो इसमें आता है प्यारे बच्चों, अपचयन खंड। क्या बोलेंगे, अपचयन खंड। क्या बोलेंगे, अपचयन खंड, रिडक्शन जोन। चलिए भाई इसमें देखा जाता है ना। चलो प्यारे बच्चे, रिडक्शन जोन में क्या होता है तो लिखेंगे इस खंड का तापमान, इस खंड का तापमान 400 से 700 डिग्री सेल्सियस होता है, 700 डिग्री सेल्सियस होता है। यहां पर CO, है ना, CO आयरन ऑक्साइड को, है ना, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन ऑक्साइड को धातु में अपचयित कर देता है, अपचयित कर देता है। देखो इस कक्ष का कार्य होता है अपचयन का कार्य। स्नेहा जा सर समीकरण संतुलित नहीं है, कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है भाई?
कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है बताएंगे आप? कौन सा नहीं समीकरण संतुलित है बोलिए? सही तो संतुलित है। हा? कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? ठीक ना, सही तो है भाई। चलिए यहां पे देंगे क्या, इस खंड का तापमान 400 से 700 डिग्री सेल्सियस होता है। यहां पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको बना होता है सबसे पहले में, है ना, जो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बना होता है उसका कार्य होता है जो आयरन ऑक्साइड है उसको धातु में बदलने का कार्य, है ना, उसका कार्य ही होता है धातु में बदलने का कार्य होता है। तो देखो क्या होता है 3Fe2O3, ये आयरन ऑक्साइड हो गया, है ना, इसकी क्रिया आप CO से करते हैं, कार्बन मोनो ऑक्साइड से जब होती है प्यारे बच्चों तो होगा क्या यहाँ पे, है ना, इसका एक ऑक्सीजन निकल जाता है तो यहाँ पे बनता है 3Fe2O3, है ना, 3Fe2O3, जो 9 थे, है ना, 2Fe3O। एक मिनट, इसको लिखेंगे 2Fe3O4, है ना। देखो यहां पर ध्यान से समझो, इधर आओ, जब ध्यान से समझो क्या बोल रहे हैं। इधर है फेरिक ऑक्साइड जो आयरन ऑक्साइड है Fe3O4 है, तो यहां पे ऑक्सीजन की संख्या कुल 9 है प्यारे बच्चे, 3 और 3 का कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहां से एक ऑक्सीजन हम इसको दे देंगे, एक ऑक्सीजन यहां से निकलेगा तो यहां पर बनेगा, ये बदल जाएगा तो ये बनेगा 2Fe3O4, तो एक ऑक्सीजन निकलेगा तो ये बदल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर उसके बाद जो ये प्राप्त होगा Fe3O4, ठीक ना, Fe3O4। अब इसी Fe3O4 की क्रिया पुनः हम किससे कर देंगे, पुनः करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड से। अब फिर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, यहां से एक ऑक्सीजन फिर इसी के साथ निकल जाएगा, ध्यान से समझिएगा, 4 है तो एक ऑक्सीजन इसके साथ चला गया तो यहां पे बन गया CO2, यहां पे बन गया क्या प्यारे बच्चों, CO2। अब यहां पे बचा क्या, 3Fe बचा है और 3 गो ऑक्सीजन, इसको आप लिख सकते हो 3FeO, क्या लिख सकते हैं, 3FeO हो जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा, है ना, ये जो FeO बचा है ना, इस FeO की क्रिया हम पुनः किससे कर देंगे, इस FeO की क्रिया हम पुनः कर देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो ये ऑक्सीजन फिर से निकल जाएगा तो यहां पे बनेगा प्यारे बच्चों Fe और यहां पे बन जाएगा CO2। अब आप पूरे समीकरण में एक चीज की चर्चा कर रहे हैं, इस पूरे समीकरण में एक चीज की चर्चा कर रहे हैं कि एक एक ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। देखो यहां पे था जो आयरन ऑक्साइड था Fe3O4, Fe2O3 था ना, 9 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दिए तो CO2 निकल गया, तो ये बचेगा यहाँ पे क्या, तो इसको हमने बदल दिया 2Fe3O4 में, 2Fe3O4 में बना। अब क्या करेंगे, यहां पर 4 ऑक्सीजन है, एक कम करना है, तो इसके साथ निकाल दिए, एक कम करके CO2 बना दिए, तो एक जब कम हो गया तो 3 Fe बचा, है ना, 3 Fe बचा और 3 ऑक्सीजन बचा, है ना, तो 3FeO हो गया। अब जो 3FeO है उसकी पुनः क्रिया हम कार्बन मोनोऑक्साइड से करेंगे तो वो ऑक्सीजन फिर ऐसे निकल जाएगा और Fe, तो यहां पर ये जो प्राप्त होता है इसे आप बोलते हैं स्पंजिल आयरन। ऐसा बोलते हैं, स्पंजी आयरन बोलते हैं। यही था, आपको सिर्फ समीकरण लिखना था और कुछ नहीं। मोहित कुमार कह रहे हैं सर बोरिंग लग रहा है, तो देखो प्यारे बच्चे, हर एक टॉपिक ऐसा नहीं होता कि आपको उसको लेकर बढ़िया तरीके से, कुछ चीजों को समझना पड़ता है, कुछ चीजें आपको मजेदार नहीं है। क्या अगर आप कहिए कि हिंदी संस्कृत की तरह आप रस ढूंढने चलिए तो केमिस्ट्री में आप रस नहीं ढूंढ सकते हैं, अलंकार यहाँ पे नहीं पढ़ाया जा सकता, यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझना होगा, मेहनत करना होगा, है ना। यहाँ पे रस नाम की कोई चीज नहीं कि आपको रस ढूंढने के लिए मिलेगा कि रस मिल जाए, ठीक ना, आपको समझना पड़ेगा बात को, ठीक है। क्या क्या बातें हुई देखो, ध्यान से समझो क्या क्या हम बातें बताएं। कह रहा है कि लोहे के निष्कर्षण के दौरान वात्या भट्टी के विभिन्न क्षेत्रों की क्या लिखे, अब क्रियाएं लिखे, ठीक है ना। क्या बनाएंगे भैया, देखिए जो भर्जित व निस्तापित अयस्क होता है ना, भर्जित और निस्तापित जो अयस्क होता है। अच्छा कुछ लोग हाँ हाँ ठीक है ना, भर्जित व निस्तापित अयस्क में कोक व चूना पत्थर मिलाकर मिश्रण को वात्या भट्टी में डाल दिया जाता है तो निम्नलिखित क्रिया होती है। सबसे पहले क्या होता है भैया, दहन खंड होता है, दहन खंड में कार्बन जैसे यौगिकों को जो कोक आदि मिलाया जाता है वहां पर क्रिया होती है ना, कोक आदि की क्रिया हो जाती है। तो क्या करेंगे, यह भट्टी का सबसे निचला भाग होता है और यहाँ का तापमान कितना होता है, 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर कार्बन का दहन होने पर दो चीजों का प्राप्त होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, दोनों C+O2 ये बन जाएगा CO2, CO2 + C बन जाएगा CO। भैया इतना आसान तो है, ठीक ना, आसान है। अच्छा फिर उसके बाद क्या बोलेगा, है ना, उसके बाद कुछ खंड होते हैं प्यारे बच्चों जिसमें गलन खंड होता है। गलन खंड का मतलब ही होता है गलाने का कार्य, है ना, गलाने का कार्य। तो प्यारे बच्चों यह खंड का तापमान 1200 से 1300 डिग्री, याद रखो भैया, इतना तो याद ही रखना पड़ेगा, है ना। कार्बन व Fe का मिश्रण पिघलता है तथा भट्टी के नीचे जाकर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। अच्छा धातुमल खंड में क्या होता है, बेहद आसान है। ये धातुमल खंड है तो इसमें आप थोड़ा सा चूना पत्थर मिलाते हैं शुरुआत में,
है ना। शुरुआत में चूना पत्थर मिलाते हैं तो वही चूना पत्थर टूट जाता, अपघटित हो जाता है और दो चीजों में बदलता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, यही कैल्शियम ऑक्साइड जो बनता है ना, ये अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धियां होती हैं, अगलनीय अशुद्धियां, है ना, अगलनीय अशुद्धियां जो होती हैं वो SiO2 से क्रिया करके, है ना, अगलनीय अशुद्धि SiO2 से क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बनाते हैं। और कल भी इससे एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जब धातुमल होता है, जब आयरन धातु का निष्कर्षण करते हैं तो धातुमल के रूप में क्या प्राप्त होता है, तो कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त होता है। और जो कैल्शियम सिलिकेट तो भैया अलग हो गया। अगला आता है प्यारे बच्चों अपचयन खंड, है ना। तो क्या होता है, इस खंड का तापमान 400 से 700 डिग्री सेल्सियस होता है और इसी खंड में आपको धातु प्राप्त होती है। ठीक ना, क्या बोलेंगे, इस खंड का तापमान 400 से 700 डिग्री सेल्सियस होता है और ये वही खंड है जहां पर धातु आपको प्राप्त हो जाती है। देखो यहां पे जो आयरन ऑक्साइड है प्यारे बच्चों Fe3O4, इसको बदलेंगे Fe3O4 में, है ना। तो देखो यहां पर 9 ऑक्सीजन है ना, 9 ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन, इतने 3 समीकरण लिखे, इन तीनों समीकरण में एक एक ऑक्सीजन निकालना है। तो यहां पे एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दोगे तो 8 ऑक्सीजन बचेगा, तो इसको लिखेंगे 2Fe3O4 प्लस CO2। ये जो बचेगा Fe3O4 इसकी पुनः क्रिया CO से होगी, तो एक ऑक्सीजन फिर इसी के साथ जोड़ दो तो ये बन गया CO2। तो यहां पे 3 Fe और 3 ऑक्सीजन बना, ये बन जाएगा 3FeO4, फिर वही क्रिया हो जाएगी और स्पंजी आयरन प्राप्त हो जाएगा। बोलो समझ में आ गई सारी बातें? यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई? बोलेंगे सब सारी बातें समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए, चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों, जिंक ब्लेड से जिंक के निष्कर्षण में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ठीक ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक ना, कई बार पूछा गया है। तो जिंक ब्लेंड से जिंक धातु के निष्कर्षण में होने वाली क्या लिखिए, अभिक्रियाएं लिखिए। चलिए भाई अभिक्रिया लिख देना है बस, और कुछ लिखना ही नहीं है। तो भर्जन के दौरान लिखेंगे इसका उत्तर प्यारे बच्चों कि भर्जन के दौरान जिंक सल्फाइड, जो जिंक ब्लेड है ना वो जिंक सल्फाइड ही है। जिंक ब्लेड O2 से संयोग करके ZnO जिंक ऑक्साइड बनाता है। ZnO जिंक ऑक्साइड बनाता है। सिर्फ समीकरण लिखना है ना, सिर्फ क्या लिखना है प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ समीकरण आपको लिखना है। तो यहां पे हो जाएगा 2ZnS प्लस 3O2, 2ZnS प्लस 3O2, ये आपस में क्रिया कर लेगा। देखो प्यारे बच्चे जिंक ऑक्साइड बनाना है तो ये हो जाएगा 2ZnO प्लस यहां पे बन जाएगा 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो जिंक ऑक्साइड बना है, ये क्या बना है, जिंक ऑक्साइड बना है प्यारे बच्चे, है ना। कोक का प्रयोग करके, दूसरा पॉइंट यहां पे लिखेंगे, कोक का प्रयोग करके जिंक ऑक्साइड को ZnO को जिंक धातु में अपचयित कर लेते हैं। जिंक धातु में अपचयित कर लेते हैं, अपचयित कर लेते हैं। ये आपका हो गया। स्पंजी जो पूरी तरीके से शुद्ध ना हो, तमाम प्रकार की अशुद्धियां भी मिली होती हैं। ठीक ना, बस कोक का प्रयोग, कोक क्या होता है भैया, कार्बन होता है। कोक क्या होता है, कार्बन होता है। तो जिंक ऑक्साइड आपको प्राप्त हुआ है ZnO, और कोक का मतलब यहां पर कार्बन, है ना। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक अलग हो जाएगा। लीजिए कंप्लीट हो गया जिंक ब्लेड से जिंक धातु के निष्कर्षण का समीकरण। समीकरण लिखना नहीं आता तो याद करो, है ना। याद एक बार नहीं तो 10 बार लिखो, याद हो जाएगा। ठीक ना, एक नहीं तो 10 बार लिखो, लेकिन हिम्मत ना हारी, हिम्मत नहीं हारना। ठीक है ना, हिम्मत नहीं हारना। चलो प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एल्यूमिनियम के वैद्युत धातु कर्म में ग्रेफाइट छड़ की क्या भूमिका है ना। अरे भैया समीकरण रिपीट क्या करें, बताओ ना, समीकरण में क्या है। अब अगर आप इतना छोटा सा समीकरण आपको रिपीट करना पड़े तो दिक्कत है ना। छोटा सा समीकरण, एकदम छोटा सा, बताइए ना क्या समीकरण में क्या दिक्कत आ रही भैया। 2ZnS है प्लस 3O2, क्या करना, जिंक ऑक्साइड में बदलना है। कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी यार बच्चों। यहां पर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा भैया, जिंक ऑक्साइड बन रहा है तो जिंक ऑक्साइड जब निकल जाएगा तो बचा ही क्या है, उधर SO2 बना डालो, समीकरण को संतुलित कर डालो।
इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। कोक के साथ तो कोक भैया कार्बन होता है, बस खत्म है, सी और अलग हो गया, जिंक अलग हो गया, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है भैया, देख लीजिए। कह रहा है कि एल्यूमिनियम के वैद्युत कर्म में, कोई बता सकता है, आपसे एक जवाब पूछ रहे हैं कि वैद्युत कर्म, जो वैद्युत धातु कर्म है, किस किस तत्वों का निष्कर्षण किया जाता है। अभी कल ही क्लास में, शाम वाली क्लास में बताए हैं। बताओ ये जो वैद्युत धातु कर्म के द्वारा किन किन धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था और कल क्वेश्चन बताए थे, किन क्वेश्चनों को याद रखना। बताइए कौन कौन सी धातुएं हैं। आज देखते हैं कितने लोगों को याद है, बता दीजिए। नहीं सुदर्शन है ना, इधर से सुदर्शन चक्र चलाएंगे और सुदर्शन चक्र पहुंच के जाएगा, तुम लोगों को खोपड़ी लगे टक से और चले आओगे लेके। अच्छा AgAuCu, अच्छा ये है, हाँ वैद्युत धातु कर्म में यह धातु का नाम बताए हैं। अच्छा ग्रेफाइट डायमंड, वाह भाई ग्रेफाइट डायमंड आ रहा है ना। हाँ Na है, अभी सही आया, Na है, K है, Al है, हाँ Ca है, हाँ अभी कुछ लोगों का आया। और प्लेटिनम और गोल्ड वाले जो आते हैं ना, सुदर्शन चक्र फेंक के मारेंगे यहां से, समझ लेना। हाँ यहीं से सुदर्शन चक्र चला देंगे, जाएगा यहीं पर लगेगा कि बाबू कहे पढ़ते नहीं हो। चलो इधर ध्यान दो, क्या बोलेंगे कि वैद्युत अपघटन में, जैसे वैद्युत अपघटन होता है ना, जैसे एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन होता है ना, तो एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन होता है तो उसमें कुछ ऐसे ग्रेफाइट की छड़ें लगी होती हैं, ठीक ना। और इसके चारों तरफ कोई ना कोई एक अस्तर लगा दिया जाता है। हम पूरा डिटेल में नहीं चलेंगे, हमको जितना जरूरी है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो चित्र हमको नहीं बनाना है, चित्र नहीं बनाना, सिर्फ अपघटन के समीकरण याद रखने हैं, ठीक ना। ग्रेफाइट की क्या लगी होती है, छड़ें लगी होती है। ग्रेफाइट की क्या लगी होती है प्यारे बच्चों, छड़ें लगी होती हैं। अब ये जो ग्रेफाइट की छड़ें लगी होती हैं वो उस पर प्लस चार्ज होता है, अर्थात ये कार्य करती हैं एनोड की कार्य करता है। और यहां पर कार्बन का स्तर लगा होता है जो कि कैथोड का कार्य करता है, ठीक ना, कैथोड का कार्य करता है। तो यहीं पर एल्यूमिना को भर दिया जाता है, ध्यान से समझिएगा। पात्र में एल्यूमिना को भर दिया जाता है Al2O3 को। क्या क्या किए हैं ध्यान से समझिएगा, क्या क्या बताया हमने आपको। हमने आपसे कहा कि एक पात्र लिए हैं और इस पात्र में ऐसे ऐसे छड़ी लगा दिए हैं। छड़ें किसकी लगाए हैं, ग्रेफाइट की छड़ें लगाए हैं। ग्रेफाइट की छड़ें किसका कार्य करती है, एनोड का कार्य करती हैं। और इसके चारों तरफ हमने क्या जोड़ा, कैथोड, है ना, जो निगेटिव होता है। अब क्या करनी है, हमने इसमें एल्यूमिनियम को हमने ले जाकर भर दिया। एल्यूमिना आपको बताया गया होगा Al2O3 होता है, और इस Al2O3 को हम यहां पर क्या कर दिए प्यारे बच्चों, लाकर हमने यहां पर भर दिया है। अब इसी की क्रिया आपको लिखनी है यहां पर, ठीक ना। एल्यूमिना से क्रिया होगी, तो क्रिया क्या होती है वही ध्यान से समझना है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्रिया क्या होती है वही आपको समझना है। तो प्यारे बच्चों जो एल्यूमिना है वो कॉपर से क्रिया करता है। क्या क्या लिखा गया ध्यान से समझिए। वैद्युत अपघटन में ग्रेफाइट की छड़ एनोड का कार्य करती है, तो हम आपको बता ही दिए। या वैद्युत अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप मुक्त होने वाली कौन सी गैस, ऑक्सीजन। जब यहाँ पे विद्युत अपघटन होगा तो ये Al2O3 टूटेगा 2 भागों में, है ना। किसके किसके रूप में टूटेगा, तो 2 भागों के रूप में टूटेगा। एक तो टूटेगा Al3+ के रूप में और एक टूटेगा O2 के रूप में। किसके रूप में टूटेगा, Al3+ के रूप में, और O2 के रूप में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटेगा और क्या होगा, है ना, O2 आयनों के साथ संयोग करती है और जल करके किस में बदल जाती है, CO में, और साथ में CO2 के रूप में क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, टूट जाती है। तो देखो कैसे, सबसे पहले जो Al2O3 है, ठीक ना, Al2O3 ये कार्बन से क्रिया कर लेगी, C से क्रिया कर लेगी, तो इसका तो ये मुख्य समीकरण होगा, है ना। तो ये बनाएगा 2Al एल्यूमिनियम प्लस 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाएगा, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। 2 चीजें यहां पर बनेंगी, है ना। क्या बनेंगी प्यारे बच्चे, 2 चीजें तो यहां से बनेंगी ही। अच्छा तो यहां पर यदि 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहां पर, 1 मिनट प्यारे बच्चे, 1 मिनट भाई, अच्छा सुनो, यहां पे हमने क्या बताया, Al3+ के रूप में और O2 के रूप में टूटता है। तो सुनिए क्या होता है, सबसे पहली क्रिया Al2O3 प्लस 3C, है ना। पहले जो एल्यूमिना होता है कार्बन की छड़ से क्रिया कर लेगा, तो यहां पर आपका बनाएगा 4Al, एल्यूमिनियम बन जाएगा। क्या बनेगा, 4Al, 2 दूनी 4। अब कितने कार्बन है, सॉरी कितने ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन, और इसको मिलाकर 3 ऑक्सीजन और 6 कार्बन मिलाकर ये बन जाएगा 3CO2, ये बन जाएगा 3CO2, ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना।
क्या बनेगा प्यारे बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब क्या होगा, एनोड पर कुछ क्रिया होगी, कुछ कैथोड पर होगी। अब यहां से आपको समझना है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर Al3+ है, प्लस वाला कहां पर जाएगा, एनोड पर जाएगा कि कैथोड पर जाएगा। Al3+ बताओ कहां पर जाके जुड़ेगा, एनोड पर जाकर जुड़ेगा कि कैथोड पर जाकर जुड़ेगा, बताओ। बताएंगे सभी प्यारे बच्चे कहां पे होगा। हा? ये Al3+ एनोड पर जाकर जुड़ेगा कि कैथोड पर जाकर जुड़ेगा, एनोड पर, और कुछ लोग कह रहे हैं कैथोड पर। अरे बाबू ये बताओ, प्लस वाला है, प्लस चिन्ह है तो माइनस के पास जाएगा ना, हाँ माइनस के पास जाएगा। अब माइनस के पास जाएगा तो एनोड जो होता है माइनस के पास जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये बनेगा, सॉरी ये किसके जाएगा, कैथोड पर जाएगा, है ना, किस पर जाएगा, कैथोड पर जाएगा। तो ये बनेगा Al3+। कितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया है, 3 इलेक्ट्रॉन को, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन को। तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये Al के रूप में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगी कैथोड पर क्रिया, ये हो जाएगी किस पर, कैथोड पर क्रिया। अब बारी आती है एनोड पर क्रिया कैसी होगी। अब बारी आती है किस पर प्यारे बच्चों, एनोड पर क्रिया होगी। तो वो जो ऑक्सीजन है वो कार्बन धातु से क्रिया करेगी। किससे क्रिया करेगी, कार्बन धातु से क्या करेगी प्यारे बच्चों, क्रिया करेगी। तो यहां पर O2- के रूप में है, O2- के रूप में। अब O2 का मतलब क्या होता है, O2 का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन पहले ग्रहण किया है। जो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो त्याग कर देगा, क्या करेगा, त्याग कर देगा। और जब त्याग करेगा तो यहां पर बनेगा CO और 2 इलेक्ट्रॉन ये ऐसे निकल जाएगा। बोलो ये ऐसे निकल जाएगा ना, निकल जाएगा 2 O2। बोलो समझ में आ गया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है ना, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। इसी प्रकार से यदि हम ऑक्सीजन का एक न लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन 2 O2- लिख लें तो C+2O2-, 2O2-। तो एक ऑक्सीजन ने पहले 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो 2 का कितना होगा, तो 4 हो जाएगा। जब 2 हो गया तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो यहां पे हो गया 4 इलेक्ट्रॉन और यहां पर बन जाएगा CO2, ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ये बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। यही होता है एल्यूमिनियम के वैद्युत धातु कर्म में ग्रेफाइट की छड़ें क्या होते हैं। ग्रेफाइट की जो छड़ें होती हैं, है ना, जो ग्रेफाइट की जो छड़ें होती हैं प्यारे बच्चे, वो किसका कार्य करती हैं, एक प्रकार से एनोड का कार्य करती हैं। और उनको मुक्त करने का कार्य किसमें, है ना, जल करके उस ग्रेफाइट की छड़ें ऑक्सीजन जो प्राप्त होती है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड और किस में बदल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने का कार्य करती है। ये बात आपको समझ में आ गई तो बोलेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज इस चैप्टर को खत्म करना है, ये पहले हमको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो यहां तक आपको समझ में आ गया भाई, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की बातें करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कापर के धातु कर्म में सिलिका की भूमिका। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे पहचाने, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, ठीक है। अच्छा चलो भाई, कापर के धातु कर्म में सिलिका की क्या भूमिका होती है। तो प्यारे बच्चों, जो कापर धातु होती है, ध्यान से समझो, ये जो कापर धातु होता है इसमें एक अयस्क की अशुद्धियां पाई जाती हैं। और अयस्क की अशुद्धियां कैसी पाई जाती हैं, क्षारीय अशुद्धि होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, क्षारीय शुद्धि होती है। जो कापर धातु होती है उसमें कैसी अशुद्धि पाई जाती है प्यारे बच्चों, क्षारीय शुद्धि पाई जाती है, ठीक ना। जो क्षारीय शुद्धि होती है वो क्रिया किससे करती है प्यारे बच्चों, सिलिका से क्रिया करती है। FeO क्या होता है, क्षारीय शुद्धि होता है, ठीक ना। ये कैसे शुद्धि, क्षारीय शुद्धि। तो सिलिका जो होता है वो अम्लीय गालक का रूप कार्य करता है, तो वही लिखा गया, सिलिका अयस्क में उपस्थित आयरन की अशुद्धि को किस में बदल देता है, FeSiO3 में बदल देता है, सिंपल सा है। जो अयस्क में SiO2 की क्या भूमिका है, तो SiO2 जो सिलिका होता है, जो कापर धातु होती है, उसके अयस्क में क्षारीय अशुद्धि किसकी होती है, FeO की अशुद्धि उपस्थित होती है। और इसी FeO की अशुद्धि को दूर करने के लिए, इसी FeO की अशुद्धि को हटाने के लिए आप एक पदार्थ मिलाते हैं सिलिका, और वो सिलिका इस क्षारीय अशुद्धि को धातुमल SiO3 में बदल देता है। बोलो समझ में आ गया, बोलेंगे प्यारे बच्चे, क्या आपको यहां तक ये बातें समझ में आ गई हैं। बातें समझ में आ गई हूं तो अगला क्वेश्चन, ये नया प्रश्न है, ये NCERT बुक की है ना, NCERT बुक का। और उम्मीद है ऐसी लगाते हैं कि हाँ, अगर नया क्वेश्चन बनता है तो यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। अगर उम्मीद यही लगाते हैं कि अगर
है ना। ये हमारी पूरी उम्मीद है कि अगर नए क्वेश्चन बनते हैं तो यही सारे क्वेश्चन बनते हैं। वर्ण लेखकी क्या होता है प्यारे बच्चों? वर्ण का मतलब होता है रंग, है ना। वर्ण का मतलब यहां पे किसका अर्थ लगाएंगे? रंग। लेखकी का मतलब यह होता है कि दो, जहां पे कई रंगों का मिश्रण होता है ना। कई रंगों का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो उसको अलग करने के लिए हम विधि का प्रयोग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं वर्ण लेखकी, ठीक ना। वर्ण लेखकी का प्रयोग करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक ना, क्रोमैटोग्राफी कहते हैं, है ना। इस क्रोमैटोग्राफी का रूप में अब ये अयस्कों में आ गया, तो वही लिखा गया पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब अलग करने की वह विधि, है ना, जिसमें अधिशोषक पर मिश्रण के विभिन्न घटकों का अधिशोषण अलग अलग। ठीक ना। क्या होता है? अधिशोषक पर मिश्रण के विभिन्न घटकों का अधिशोषण अलग अलग होता है, और गतिशील माध्यम में भौतिक अवस्था, अधिशोषक की प्रकृति एवं गतिशीलता माध्यम में गमन पर निर्भर होने के कारण, है ना, विधि वर्ण लेखकी कहलाती है। ठीक ना। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो ये याद हो जाएगा प्यारे बच्चे। वर्ण लेखकी का मतलब यहां पर ये होता है ना। वर्ण लेखकी का मतलब यहां पर होता है प्यारे बच्चों, क्या? तमाम सारे मिश्रण रहे और उन सारे मिश्रणों को अलग करने की जो विधि होती है, अलग अलग जो रंग होते हैं उन रंगों को अलग करने की जो विधि होती है, उसी को हम बोलते हैं वर्ण लेखकी विधि, जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी। ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिए, लैंग्वेज वाला है, तो इसको आप सभी याद रख लेंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या होता है? निछालन को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निछालन को परिभाषित कीजिए। कौन सा अयस्क निछाल चलो हाँ, चलिए देखते हैं। कह रहा निछालन को परिभाषित कीजिए। ठीक ना। कौन सा अयस्क निछालन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है? निछालन का मतलब समझते हैं? निछालन का मतलब सुनो, जैसे अगर आपसे कहा जाए निछालन करिए, दो चीजों का मिश्रण यहां पे ले लिया जाए। चलिए यहां पर मिश्रण लगा दिया जाए। चलिए यहां पर दो चीजों को दे दिया जाए प्यारे बच्चे। यहां पर दो चीजें, एक भूसा जानते हैं आप लोग, भूसा और चीनी को घोल दिया जाए। भूसा और चीनी को जानते हैं आप लोग? भूसा और चीनी को जानते हैं? भूसा चीनी को अगर घोल दिया जाएगा तो चीनी तो घुल जाएगी, चीनी तो क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। बचा आपका क्या रहेगा? भूसा, जो कि घुलेगा नहीं। और इस भूसे को हम क्या करते हैं? छान कर अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों? छान कर अलग कर लेते हैं। ठीक है भैया। छान कर अलग करने की जो क्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं निछालन, है ना। ठीक है ना। जो भूसे को छान करके क्रिया करने की क्या क्रिया होती है प्यारे बच्चों? तो एक प्रकार से उसे आप बोलते हैं क्या? निछालन की क्रिया। तो कह रहा है कि यदि अयस्क किसी उपयुक्त विलायक में घुला हो, तो, है ना, अयस्क घुल गया हो, ठीक ना, तो उसको अलग करने की जो विधि होती है ना, उसी को निछालन का उपयोग करते हैं। ठीक ना। तो किस कह रहा है कौन सा अयस्क निछालन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है? तो भैया जो एल्यूमिनियम होता है, जो बॉक्साइड अयस्क होता है, उसको निछालन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। हाँ, भूसा जो गाय भैंस खाती है वही भूसा होता है। निछालन का मतलब छान की करके क्रिया, ऐसा कोई हम प्रयोग करते हैं, ऐसा कोई अयस्क होता है जिसमें अयस्क तो घुल जाता है लेकिन कुछ अशुद्धियां आविले रहती है, तो उसको छान कर अलग कर लेते हैं।
छान करके क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और छान करके अलग जब करते हैं तो उसी को हम निछालन करते हैं। तो जब हम एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से कर रहे होते हैं तो हमको कुछ अशुद्धियां ऐसी मिलती हैं, है ना, कुछ ऐसी अशुद्धियां मिलती हैं जिसको छान कर ही अलग किया जा सकता है, तो उसको हम छान कर लिखते हैं। तो भैया किस अयस्क के लिए किया जाता है, तो एल्यूमिनियम के बॉक्साइट अयस्क के लिए निछालन विधि का प्रयोग किया जाता है। हाँ, जैसे चाय में चीनी है ना, चाय की पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं और चीनी डालते हैं, तो चीनी आदि जो सारी चीजें होती घुल जाती है, लेकिन चाय की पत्ती जो अदरक होता है उसके रस तो निकल जाते हैं, लेकिन उसको छान कर अलग कर लिया तो निछालन हो गया। बोलो बात समझ गए आप लोग, बोलिए भाई बात समझ गए आप सभी। यहां तक आप साथ में पढ़ चुके थे, चलिए यहां तक हम आप पढ़ते हैं, वन लाइनर पढ़ते हैं। हाँ, वन लाइनर पढ़ते हैं, चलिए ध्यान से शुरू करिए। चलिए शुरू किया जाए, एक बार शायद भी बच्चे यस यस बोलेंगे, फिर उसके बाद क्लास को शुरू किया जाए। बोलिएगा यस, बोलिए। सभी प्यारे बच्चे यस लिखे, चले शुरू किया जाए वन लाइनर। चलो भाई चलिए शुरू करते हैं। मैलेकाइट किसका अयस्क है, तो मैलेकाइट कॉपर का अयस्क है। चलो बोलोगे मैलेकाइट किसका अयस्क है, तो मैलेकाइट कॉपर का क्या है प्यारे बच्चों, अयस्क है। इसी प्रकार से अयस्क से अधात्री को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सांद्रण कहते हैं। अयस्क से अधात्री जिसे गैंग बोलते हैं, है ना, गैंग को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है प्यारे बच्चों उसे को क्या बोलते हैं, सांद्रण प्रयोग करते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी धातु विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा निष्कासित होती है। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, कौन सी धातु विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा निष्कासित होती है, तो भैया एल्यूमिनियम जो होता है उसको ही हम विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा वात्या भट्टी की जो अंदरूनी परत बनी होती है किसकी बनी होती है, वात्या भट्टी की जो ईंटें होती हैं, है ना, उसके अंदर वाला भाग पूछ रहा किस चीज का बना होता है, तो सिलिका की ईंटों का बना होता है। किसका बना होता है प्यारे बच्चों, सिलिका की ईंटों का बना होता है, ये आप सभी ध्यान रखेंगे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन, अगला आ गया आपके सामने, कह रहा निस्तापन तथा भर्जन क्रिया प्रायः किसमें कराई जाती है, तो निस्तापन और भर्जन की क्रिया प्रायः परावर्तनी भट्टी में कराई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि वह पदार्थ जो गैंग के साथ अपक्रिया करके गलनीय पदार्थ बनाता है। भैया जो अशुद्धियों के साथ क्रिया करके गलनीय पदार्थ बनाता है उस पदार्थ का नाम होता है गालक, उस पदार्थ का नाम क्या होता है, गालक होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन यह है, जब बॉक्साइट अयस्क में सिलिका की अशुद्धि हो तो प्रयुक्त विधि। हमने आपको बताया था कि जब बॉक्साइड में सिलिका की अशुद्धि हो तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो उस विधि का नाम है प्यारे बच्चों सर्पिक विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, जो Al2O3 होता है एल्यूमिना किस प्रकृति का होता है, तो एल्यूमिना उभयधर्मी प्रकृति का होता है, जिसमें आप अम्लीय और क्षारीय दोनों भी बोल सकते हैं। क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, अम्लीय और क्षारीय दोनों हो सकता है। तो आप बोलेंगे कि सर यहां पर यह होता है उभयधर्मी प्रकृति का। चलो बाबू आगे हम लोग देखते हैं और आगे बोलेंगे क्या भैया, सुनोगे, ठीक ना। आगे आप बोलोगे प्यारे बच्चों कि किस धातु में Fe और Cu दोनों उपस्थित होते हैं। यहां से ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे, यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों कि ऐसा कौन सा अयस्क है जिसमें दो धातुएं उपस्थित होती है, कॉपर होता है और एक Fe होता है, तो उसे आप बोलेंगे कैल्कोपाइट, है ना, कैल्कोपाइट बोलेंगे या कैल्कोपाइराइट। अच्छा प्यारे बच्चों हम देखते हैं इसमें जितने लोग जुड़े हैं, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कैल्कोपाइराइट का कोई दूसरा नाम बता दो या फिर कैल्कोपाइराइट का सूत्र बता दो। है मुश्किल से 30 सेकंड का समय दे रहे हैं आपको, 30 सेकंड का समय दे रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कैल्कोपाइराइट का सूत्र बताओ जिसमें ऐसा अयस्क है जिसमें CuFe दो धातुएं उपस्थित होती हैं। ठीक ना, दो धातुएं उपस्थित होती हैं, है ना, तो बता दो भैया कौन सी धातु है। आज देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, सूत्र पूछ रहे हैं आप, देखते हैं जल्दी से जवाब दीजिए। ठंडा पानी है भाई। हाँ, कॉपर पाइराइट को ही कैल्कोपाइराइट कहा जाता है, कॉपर पाइराइट को ही कैल्कोपाइराइट कहा जाता है, CuFeH2। ठीक ना, कुछ ही लोगों का सही आया है ना, तनु सिन्हा का आया है और किसका है, अच्छा आनंद कुमार का आया, लेकिन बहुत बड़ा सूत्र लिख दिया। SK वाइसूर कुमार दादा भी हमको देख रहे हैं क्या, तमाम लोग सही दिए बल्कि मेहनत कर रहे हैं। चलो भाई आगे देखते हैं, मैट में मुख्यतः क्या होता है, तो मैट में दो यौगिकों का मिश्रण होता है, एक होता है Cu2S का और एक होता है Fe, दो यौगिकों का मिश्रण होता है। इसी प्रकार से आयरन के निष्कर्षण में प्रयुक्त गालक क्या होता है, अभी हमने चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किए थे, है ना, तो आयरन के निष्कर्षण में प्रयुक्त गालक क्या होता है प्यारे बच्चों, चूना पत्थर होता है।
चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो वात्या भट्टी होती है, वात्या भट्टी में आयरन को अपचयित कौन करता है। अभी आप लोग ध्यान से समझिएगा, जब आप लोग ने लास्ट में वात्या भट्टी का अपचयन खंड पढ़ा था तो उसको आयरन धातु में बदला कौन था, तो यही तो बदला था, CO बदला था, है ना, CO ही बदला था। आगे आप लोग देखेंगे आगे क्या है प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे, लौह अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो जो लौह अयस्क होता है प्यारे बच्चे, उसमें चुंबकीय अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। कैसी अशुद्धियां, चुंबकीय अशुद्धियां समानतः उपस्थित होती है, जिसे दो विधियों द्वारा अलग किया जाता है, एक चुंबकीय पृथक्करण विधि और एक गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह पदार्थ जो गैंग के साथ अपक्रिया करके द्रवणशील पदार्थ बनाता है कहलाता है। द्रवणशील का मतलब गलनीय पदार्थ बनाता है, उसे आप धातुमल कहते हैं। पदार्थ का नाम पूछा है, पदार्थ का नाम पूछा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निछालन द्वारा अयस्क का, है ना, निछालन द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। निछालन द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसको हम देख कर देखते हैं क्या है, ठीक ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसलिए क्रॉस करते रहे। आगे क्या है प्यारे बच्चों कि गैलेना किसका अयस्क है, तो गैलेना भैया लेड धातु का अयस्क है। गैलेना किसका है, लेड धातु का अयस्क है। चलिए आगे हम देखते हैं प्यारे बच्चों, खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण होता है, खनिज जिनसे क्या होता है, धातु का क्या होता है प्यारे बच्चों, निष्कर्षण होता है, उसे आप क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। हाय देखिए मिल गया ना। वैद्युत धातु कर्म का प्रयोग किस धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है, ये धातुएं याद रखिएगा, देख लीजिए सभी धातुएं हमने लिख दिया। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। ये सभी की सभी धातुएं हैं प्यारे बच्चों, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये सभी ऐसी धातुएं हैं जिनका निष्कर्षण हम धातु कर्म की सहायता से करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चों, हूप विधि। हूप विधि एल्यूमिनियम धातु के शोधन की एक विधि है। तो क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चे कि हूप विधि द्वारा किस धातु का शोधन किया जाता है, तो एल्यूमिनियम धातु का शोधन किया जाता है। बोलो यहां तक सभी को क्लियर हो गया। तो चले भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें। बोलिए क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू किया जाए। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें। नहीं छोड़ेंगे नहीं प्यारे बच्चे, ताकि कल पी ब्लॉक शुरू कर ले। पी ब्लॉक के लिए हम समय दे देंगे, ठीक ना। कल सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए मात्र 30 क्वेश्चन और 30 मिनट का समय चला जाएगा, तो मतलब एक दिन का नुकसान है, ऐसा समझो, एक दिन का नुकसान। इसलिए ऑब्जेक्टिव आज ही खत्म करते हैं, इसलिए आज ही ऑब्जेक्टिव खत्म करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलो भाई बताएंगे आप सभी, किस धातु के अयस्क में, मात्र 15 मिनट दे सकते हैं आप लोग, ही बेईमानी ना करिए आप लोग, पढ़ाई के साथ बेईमानी ना करो बाबू, है ना। 15 मिनट का समय दे देते हैं। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों कि किस धातु के अयस्क में P2O5 की अशुद्धि होती है, किसी धातु के अयस्क में P2O5 की अशुद्धि के रूप में होता है। इसके लिए प्रयुक्त गालक का नाम बताइए। इसके लिए क्या बताना है प्यारे बच्चों, प्रयुक्त गालक का नाम बताना है। तो प्यारे बच्चों यह कैसी अशुद्धि है, तो अम्लीय अशुद्धि होगी, तो इसके लिए CaO का प्रयोग करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड CaO का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, धातु ऑक्साइड जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है धातु ऑक्साइड जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा ऑक्साइड है भैया, तो यही कॉपर है, जिसके ऑक्साइड स्वतंत्र अवस्था में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, खनिज के लवण निम्नलिखित में से किसके सबसे कम रूप में मिलते हैं। सबसे कम ऐसा कौन सा होता है प्यारे बच्चों जो सबसे कम रूप में पाया जाता है, तो भैया नाइट्रेट का जो अयस्क होता है ये सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। सल्फाइड का पाया जाता है, सल्फेट का पाया जाता है, क्लोराइड का, लेकिन सबसे कम किस में होता है, नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4Mn + Cn + 2H2 + O2, ये समीकरण आपको दिया गया है और आपसे क्वेश्चन पूछा है एम धातु। मेरे प्यारे बच्चों इसको याद करने का एक ही तरीका है, जहां पे साइनाइड का चिन्ह आपको दिख रहा हो, धातु का निष्कर्षण हो और साइनाइड हो, तुरंत समझ जाना कि वहां पर साइनाइड निछालन की क्रिया हो रही है। साइनाइड निछालन की क्रिया हो रही है जहां पे साइनाइड, तो उसके लिए कुछ धातुएं आएंगी, जैसे सिल्वर आएगा और Au आएगा। ये दो धातुएं मुख्यतः होंगी और उसी पर टिक मार देना आप लोग, उसी को आप टिक मार देना और यहां पर हो जाएगा जिंक धातु हो, सॉरी यहां पर हो जाएगा सोना, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न धातुओं में Cn द्वारा निछालन किया जाता है। Cn द्वारा निछालन किया जाता है, तो अभी हमने बताया दो धातुएं, एक Cn आएगा तो हमेशा Ag और Au का ही दिमाग में रखे रहिएगा, Ag और Au को ही दिमाग में आप सभी प्यारे बच्चे इसको रखे रहेंगे एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा पाइरोलुसाइड क्या है। पाइरोलुसाइड ऑक्साइड है, पाइरोलुसाइड ऑक्साइड है, कार्बाइड अयस्क है या सल्फाइड अयस्क है। चलो जवाब दो।
6 नंबर का जवाब दीजिएगा। पाइरोलुसाइड क्या है भैया? ऑक्साइड है, कार्बाइड अयस्क है और सल्फाइड अयस्क है। जिसको है ना पाइरोलुसाइड का फार्मूला पता होगा वही क्लियर कर पाएगा क्या है ना। पाइरोलुसाइड क्या है? तो प्यारे बच्चे एक प्रकार का वो क्या है? ऑक्साइड है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ही जुड़े होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है Al2O3 × 2H2O अयस्क के लिए प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है ये बॉक्साइड अयस्क है। कैसा है? बॉक्साइड है। और बॉक्साइड अयस्क का क्या किया जाता है? निछालन द्वारा उसका सांद्रण किया जाता है। कैसा? बॉक्साइड द्वारा उसका है ना निछालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मंड प्रक्रम के प्रयोग द्वारा परिष्करण होता है। एक मंड प्रक्रम होता है प्यारे बच्चे, अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो वहां पे आपको ये मिलेगा। मंड प्रक्रम के उपयोग द्वारा किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो निकेल धातु का क्या किया जाता है? निष्कर्षण किया जाता है। ये आप समझ जाइएगा, ये ऑब्जेक्टिव हर हाल में नए प्रश्न है और आप बुकों में ढूंढने की कोशिश करिएगा तो बहुत कम मिलेगा, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक आपकी आई है प्यारे बच्चे, उससे जितने नए क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी उठा के, मेरा एक ही उद्देश्य है कि पेपर कहीं से पूछे मेरे सभी प्यारे बच्चे जब भी पेपर में बैठे तो हर एक क्वेश्चन उनकी निगाहों में आया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, साइनाइड द्वारा निछालन से प्राप्त धातु बताइए। कई बार क्वेश्चन आया है ना। साइनाइड जितना होगा प्यारे बच्चे वो क्लियर रहेगा, Ag होगा या Cn होगा, सॉरी Ag होगा है ना। Ag का मतलब समझते हैं, तुम लोगों का शादी ब्याह होगा तो तुम लोगों का जो वाइफ होगा ऐसे उंगली दिखाएगा, ऐसे उंगली, ठीक ना। Ag वो कहेगा ये का है, तुम पूछोगी का है तो वो बोलेगा कि क्या हम अपनी उंगली का ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मेरी इस उंगली में कितना ताकत, वो ऐसे बुलाएंगे Ag सुनो, है ना, समझ जाओ तू वाला Ag है, ठीक है ना। वाला Ag नहीं है, चांदी वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे देख रहा है, कह रहा है सल्फर को दूर करने के लिए पायराइट को गर्म करना क्या कहलाता है ना। सल्फर को दूर करने के लिए, सल्फर की अशुद्धि को दूर करने के लिए प्यारे बच्चों है ना पायराइट को गर्म करना क्या कहलाता है? जवाब आपसे चाहता है तो प्यारे बच्चों स्लेटिंग कहलाता है उसको, है ना। क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। हाँ भैया, है ना, सल्फर को दूर करना क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है। हाँ चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूपर्पटी में यह धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो भूपर्पटी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होगा एल्यूमिनियम धातु। एल्यूमिनियम धातु भूपर्पटी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, जोन परिष्करण विधि द्वारा शुद्धिकरण होता है। मतलब एक जोन परिष्करण विधि है और इसके अंतर्गत किस धातु का प्रयोग है ना, किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत जो जर्मेनियम है, Ge है ना, Ge जर्मेनियम, उस धातु का निष्कर्षण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क से कॉपर धातु के निष्कर्षण में Cu2O को अपचयित करता है। तो प्यारे बच्चों Cu2S है, यही Cu2S है जो Cu2O को अपचयित कर देता है। अगला क्वेश्चन, ये एक समीकरण दिया गया और आपसे पूछा शुद्धिकरण की कौन सी विधि है। ये क्वेश्चन ही अगर आपसे पूछेगा तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन ही जुड़े रहेगा, जहां पर ऐसे समीकरण देगा Ti + 2I2 800 केल्विन एरो, Ti I4 एरो 1675 केल्विन TS और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 2I2। अगर ऐसा क्रिया होगा तो इसके लिए आप विधि याद रखिएगा 1R कैल, क्या बोलेंगे 1R कैल विधि। अगला क्वेश्चन कह रहा है धातुओं में निम्न प्रकारों में क्यूप्लेशन किया जाता है, किसमें किया जाता है प्यारे बच्चे? 15 का सही जवाब किसमें होगा? क्यूप्लेशन क्या होता है? सिल्वर धातु के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्मेलेटिंग के दौरान एक अन्य पदार्थ को डाला जाता है, यह पदार्थ क्या कहलाता है ना, यह पदार्थ क्या कहलाता है? इसका सही जवाब आप देंगे तो उस पदार्थ को क्या कहला जाता है? स्मेलेटिंग के दौरान स्मेलेटिंग के दौरान एक अन्य पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, उस पदार्थ का नाम फ्लक्स के नाम से जानते हैं। इसके नाम से फ्लक्स के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा बॉक्साइड है, एक क्या है? सल्फाइड अयस्क है, हैलाइड अयस्क है, या फिर कार्बोनेट अयस्क है, या फिर आपका क्या है प्यारे बच्चों ऑक्साइड अयस्क है। तो भैया ये ऑक्साइड अयस्क है, इसमें ऑक्सीजन की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, ऑक्सीजन मिला होता है। चलो अगला क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। भर्जन द्वारा धातु प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। सल्फाइड अयस्क का प्रयोग किया जाता है, ऑक्साइड अयस्क का, कार्बोनेट अयस्क का, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे इनमें किस अयस्क का प्रयोग किया जाता है। तो भर्जन द्वारा अयस्क का शोधन करने के लिए सल्फाइड अयस्क का सांद्रण ही किया जाता है। फेन प्लवन विधि का प्रयोग के द्वारा किया जाता है। तो भैया फेन प्लवन विधि का अगर सांद्रण करना है तो फेन प्लवन विधि आपको बताया गया था कि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण में ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क है? अयस्क नहीं है तो बॉक्साइड भैया अयस्क है, मैलेकाइड अयस्क है, जिंक लेड भी अयस्क है, तो कौन सा नहीं है? कह रहा है पिग आयरन। पिग आयरन आपका क्या नहीं है प्यारे बच्चों? अयस्क नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह पदार्थ जो गैंग के साथ संगलित पदार्थ बनाता है क्या कहलाता है ना। वह पदार्थ जो गैंग के साथ क्रिया करके संगलित पदार्थ बनाता है क्या कहलाता है? ये बनाता है, मतलब अशुद्धियों से क्रिया करके धातुमल के रूप में बदल देता है, उस पदार्थ का नाम होता है प्यारे बच्चों गालक। क्या होता है?
गालक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, धातु अयस्क से धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है? धातु अयस्क से धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो भैया धातु अयस्क से धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेन प्लवन विधि में अवयव फेन पर तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण? वे हल्के होते हैं, उनका पृष्ठ आसानी से गीला नहीं होता, या फिर उन पर आवेश नहीं होता, या अघुलनशील होते। हल्का तो नहीं होगा, उनका पृष्ठ ही भीगता नहीं है, वो डूबते ही नहीं है ना, उनका पृष्ठ भीगता नहीं है। तो यहां पर इसका सही जवाब होगा उनका पृष्ठ आसानी से गीला नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, उपयुक्त रसायन का प्रयोग कर धातु को अयस्क से दूर किया जाता है, यह विधि क्या कहलाती है? तो भैया उसको क्या बोला जाता है? वैद्युत धातुकर्म नहीं, धातु से संबंधित है। वैद्युत गलत है ना, यह भी गलत है। चौन परिष्कृत जन्म, तो यही बचा है द्रवा धातुकर्म, है ना, द्रवा धातु कर्म, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब आप देंगे, गैलेना किसका अयस्क है? 21 का जवाब है गैलेना किसका है प्यारे बच्चों? तो गैलेना लेड धातु होता है ना, गैलेना किसका अयस्क है? लेड धातु का अयस्क है। अगला, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु। देखो प्यारे बच्चे, यहां पर ये 21 और 24 का प्रश्न है, 21 और 24 का ये प्रश्न है। अच्छा, यहां पर दो चीजों दे दिया, एक सोना दे दिया और चांदी दे दिया, तो यहां पर सोना और चांदी दोनों लेकर चलेंगे, सोना और चांदी दोनों लेकर चलेंगे अगर ऑप्शन में ए और बी करके देता है। नहीं तो हम प्राथमिकता पहले सोना को देंगे, बाद में चांदी को देंगे, ठीक ना। अगर ये दोनों ऑप्शन आया है और दोनों ऑप्शन में अलग से ऑप्शन बनाए ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, तो हम ए और बी दोनों को मानकर चलेंगे। लेकिन अगर एक का ऑप्शन होना चाहिए तो सोना को हम प्राथमिकता देंगे हम यहां पे। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉपर पाइराइट का सूत्र बताइए। 15 और 21 में पूछा गया। कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2। आगे जितने प्रश्न थे वो सभी के सभी नए प्रश्न थे, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा से संबंधित है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक ना, CuFeS2। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, कह रहा है कि खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहलाता है? खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम अयस्क कहते हैं। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क 2015 का क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क जो होता है प्यारे बच्चों, उसे आप क्या बोलते हैं? बॉक्साइट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बॉक्साइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, हाय देखिए ये कितना बार 2015, 17, 21 और 22 में पूछा गया है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उनका सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण हम फेन प्लवन विधि द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, पाइरोलुसाइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? 2023 में पूछा गया। पाइरोलुसाइड किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम धातु का क्या है प्यारे बच्चों? अयस्क है। क्या ये सही है? मैग्नीशियम Mg। 31 का सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे। 31 सही है, मैग्नीशियम हम सही हैं, गलत तो नहीं बताए हैं, बोलेंगे सही है। इकतीस का ए, मेरे कहे पर मत जाना, हम गलत भी बता सकते हैं। Mg ही होगा। चलिए भाई अगला, लोहे के मुख्य अयस्क का नाम 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है और आपसे पूछ रहा है लोहे के मुख्य ऑक्साइड का अयस्क का नाम क्या है? तो हेमेटाइट होता है। क्या होता है? हेमेटाइट होता है। अगला क्वेश्चन 33 क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का प्रयोग होता है? देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। वैद्युत धातु कर्म में सोडियम भी आता है, पोटेशियम भी आता है, कैल्शियम भी आता है, ये सभी की सभी धातुएं आती हैं। इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लो, ये 2024 का क्वेश्चन है और अभी आपसे पूछा गया था ऐसे कौन से अयस्क हैं जिसमें दो प्रकार की अलग अलग धातुएं उपस्थित होती हैं? तो कहां गया भैया? कॉपर पाइराइट। क्या हो जाएगा? कॉपर पाइराइट। अगला क्वेश्चन कह रहा प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। बताइए प्रगलन धातु में धातु के ऑक्साइड में प्रयुक्त होता है, किसका प्रयोग होता है? चलिए 2021 का प्रश्न है और प्रगलन धातु में किसका प्रयोग किया जाता है? आप सभी जवाब देंगे। तो भैया इसमें कार्बन धातु का प्रयोग, कार्बन अधातु का प्रयोग किया जाता है। लोहे का मुख्य अयस्क की बात करेगा तो हेमेटाइट है, तो सभी के सभी है, तो सभी, लेकिन मुख्य की बात कर रहा है इसलिए हेमेटाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन द्वारा नहीं किया जाता? चलिए इसका जवाब आपके लिए HW है, ये आपके लिए HW है। क्वेश्चन नंबर 37 का भी 38 का भी जवाब किससे होगा? HW से होगा। बस है। अच्छा 39 भी है। चलिए 39 को भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके HW के लिए होंगे। 40 का क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके HW में है। किसी को कोई दिक्कत? 31 का भी होना चाहिए। अच्छा भाई 31 का भी होना चाहिए। सलमान कह रहे सर 31 का भी होना चाहिए, यही तो है। 31 का भी मैग्नीज होना चाहिए। अरे वो मैग्नीशियम होना चाहिए, मैग्नीशियम है, मैग्नीज नहीं होगा सलमान।
देख लीजिएगा, 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिए हैं, ठीक ना। ये क्या होगा भाई, आप लोग डिसाइड कर लीजिए क्या होगा। सलमान कह रहे हैं कि सर इसका मैग्नीज होगा, क्या मैग्नीज होगा? अच्छा नहीं, 30 का तो सही है, 30 नहीं, 30 गड़बड़ नहीं भाई, आप लोग इतना डाउट कर देते हैं। क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो याद करने की कोशिश करिए, ठीक ना। आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं, इसलिए हाँ। मैग्नीज का अयस्क होगा प्यारे बच्चे, हाँ ठीक है, मैग्नीज का होगा। तो चलो प्यारे बच्चे, ये चैप्टर आज का समाप्त होगा, है ना, समाप्त हो गया। कल हम लोग पी ब्लॉक की तैयारी करेंगे और पी ब्लॉक को बढ़िया तरीके से हम लोग याद रखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो शाम वाली क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा, ये आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग आज बढ़िया तरीके से, कल का रिकॉर्ड टूटेगा तो प्यारे बच्चे, है ना, कि कल की क्लास में प्यारे बच्चे आप लोग बढ़िया तरीके से शाम वाली क्लास में रिवीजन के साथ जरूर जुड़िएगा, जिसमें आपकी फिजिक्स की भी क्लास हो रही है और केमिस्ट्री की दोनों क्लासेस चल रही हैं, तो बढ़िया मजा आएगा आपको। रिवीजन आप लोग घर में भले टाइम ना मिला, लेकिन हम लोगों के साथ रिवीजन करते रहिए, विश्वास मानिए कि अच्छा रिजल्ट आप लोग बनाएंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, क्लास कैसा लगा अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखिएगा, मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब, चलिए भाई